एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिववुड। आई एम पूजा जैन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस जनवरी 2024 पार्ट 2। पार्ट 1 पहले हमने कवर कर लिया, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हमने कवर किए थे जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आज हम वैसे ही सेकेंड पार्ट में कुछ और फाइनेंशियल एंड बैंकिंग न्यूज़ को कवर करेंगे। ये वीडियो किस किस को देखना है, किसके लिए यूज़फुल है, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपके तो जो भी बच्चे आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं, आरबीआई के स्टूडेंट, नाबार्ड सिडबी के स्टूडेंट्स, इसके अलावा जितने भी बैंकिंग स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए ये न्यूज़ और ये सेशन इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अब दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जो एसएससी और दूसरे एग्ज़ाम के बच्चे हैं, स्टेट एग्ज़ाम एंड अदर एग्ज़ाम्स के बच्चे, तो वहाँ उनको भी ये यूज़फुल हो सकता है। कैसे क्वेश्चन, जैसे कि जीडीपी के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए यूज़फुल होगा। हम कुछ एमओयू डिस्कस करेंगे, जैसे कि एनपीसीआई ने लॉन्च किया है यूपीआई पे नाउ, तो क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा कि एनपीसीआई ने कौन से एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा यूपीआई पे नाउ। किस लिए लॉन्च किया है, तो सिंगापुर से रेमिटेंस जिससे आ सके, सिंगापुर से रेमिटेंस के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। अगर आप एसएससी का पेपर देखेंगे, आप अपने स्टेट एग्जाम का पेपर देखेंगे तो आपको मिलेगा, इसलिए सभी के लिए यूजफुल है। ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है और आपको नए नए टर्म्स सीखने ही मिलेंगे, कुछ मतलब हानि नहीं होने वाली है, लॉस नहीं होने वाले। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं हम फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट 2। अच्छा, पीडीएफ के बारे में और बता देती हूँ। अगर आपको आज के क्लास का ये पीडीएफ चाहिए है तो ये टेलीग्राम है, CA बाय पूजा मैम, या फिर करेंट अफेयर्स विद पूजा मैम आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में, तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन होगा, उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। एंड वीडियो पसंद आएगा तो शेयर करके ज़रूर जाएंगे, और पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, इसके अलावा मैंने 2 वीडियो बनाए हुए थे, आई थिंक आप लोग ने देख लिए होंगे। अपॉइंटमेंट्स पे 2 वीडियो बनाए हुए हैं, अपॉइंटमेंट्स पे, अपॉइंटमेंट्स इन 2023। तो 2023 में जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, उसका लिंक भी आपको हमारे एसएससी चैनल पे भी मिल जाएगा, ऑलिववुड एसएससी चैनल पे, और हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इन 2 पार्ट में पहला जो पार्ट है उसमें डिफेंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, एंड सेकेंड पार्ट में जो गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट हुई हैं उनको कवर किया है। ठीक है, पहले पार्ट में डिफेंस एंड गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट है, एंड सेकेंड पार्ट में बैंकिंग अपॉइंटमेंट। इसके अलावा आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट एम्बेसडर्स होते हैं वो, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि पीएसयूज जो होते हैं हमारे, पीएसयूज में जो अपॉइंटमेंट हुई हैं उनको डिस्कस किया हमने पार्ट 2 में। तो इनको आपको देखना है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज़ से कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने साइन किया है MOU विथ हिंदुस्तान जिंक। ठीक है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ओपन किया था और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक MOU साइन किया है हिंदुस्तान जिंक के साथ। किस लिए किया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेनिफिशरीज के लिए। अब ये सोशल या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं, देखिएगा सिंपल है, इसकी कोई एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। हर एक जो स्कॉलर हैं, हर एक जो फिलोसोफर हैं, उनके अकॉर्डिंगली अलग अलग डेफिनेशन आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मिलेगी। सिंपल सी बात है, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे बारे में कुछ बताओ, तो जिस व्यक्ति के साथ मैंने जैसा समय स्पेंड किया है वो मुझे जितना जानता है उस हिसाब से अपनी बातें करेगा। वैसे ही हमारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनवायरनमेंट के लिए काम करना है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि गरीबों के लिए काम करना है, हेल्थ सेक्टर में काम करना है, तो हर एक की अपनी अलग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की गई है कॉर्पोरेट सेक्टर में। ठीक है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेनिफिशरीज के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक करेगा। कुछ यहाँ पे टर्म लिखी हुई है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, कम्युनिटी डेवलपमेंट, वर्क प्लेस, ह्यूमन रिसोर्सेज, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप बात कर रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के चीफ सेल एंड मार्केटिंग ऑफिसर मिस्टर गुरुशरण राय बंसल और मिस्टर अरुण मिश्रा जो कि CEO हैं हिंदुस्तान जिंक के। तो हिंदुस्तान जिंक के CEO कौन है, अरुण मिश्रा। इन दोनों के बीच में ये MOU साइन किया गया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत लगभग 3.5 लाख
बेनिफिशरीज को और जो कि स्पेशल आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वीमेंस के ग्रुप्स हैं, उनको यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ईजिली ये जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है वीमेंस के, ये ईजिली पेमेंट बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं, पेंशन प्रोडक्ट, लॉन्ग टर्म सेविंग, इन्वेस्टमेंट प्लान, कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी बाय द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अब क्वेश्चन बनता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने किया था, और इसमें 100% इक्विटी, 100% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किसने शुरू किया था? इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया था 1 सितंबर 2018। 1 सितंबर 2018 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत होती है। रीजन क्या है? एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, स्पेशली रिमोट एरियाज में भी जो भी कॉमन पर्सन है उनको बैंकिंग सपोर्ट और बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, अगर हम बात करें पायलट बेसिस पे पहली ब्रांचेस कहाँ ओपन हुई थी, तो आंसर हो जाएगा झारखंड रांची और छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहली या इनिशियल ब्रांच को पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर जब मैंने पहले भी आपको पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में, पेमेंट्स बैंक के बारे में बताया था, तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था डॉक्टर नचिकेत मोर कमेटी 2013 में, और उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही 2014 में पेमेंट बैंक को सेटअप किया गया था स्मॉल बिजनेसेस, लोअर इनकम ग्रुप और रिमोट एरियाज को कैटर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड क्या इंडिया की गवर्नमेंट की है? आंसर है नो, पहले थी अब नहीं है। सो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इंडियन माइनिंग एंड प्रोसेसिंग करती है, प्रोड्यूस करती है जिंक का, लेड, सिल्वर और कैडमियम का। तो जिंक, लेड, सिल्वर और कैडमियम को प्रोसेसिंग करने का काम, उसे प्रोड्यूस करने का काम हिंदुस्तान जिंक करती है, और एक सब्सिडरी है वेदांता लिमिटेड की। वेदांता लिमिटेड की सब्सिडरी है, मतलब सब्सिडरी का मतलब होता है सहायक कंपनी। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का फॉर्मेशन 10 जनवरी 1966 को हुआ था। पहले ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे वेदांता ग्रुप को 2003 में बेच दिया था। तो अभी ये वेदांता ग्रुप की ही सब्सिडरी है। हेडक्वार्टर उदयपुर राजस्थान में देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करते हैं। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट है आरबीआई ने कुछ नॉर्म्स या गाइडलाइंस बताई हैं फॉर पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। अभी पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन क्या होते हैं और उनके लिए क्या गाइडलाइंस आई हैं वो हमें देखना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो केवाईसी होता है, जब आप किसी अकाउंट बैंक में जाते हो, अकाउंट वगैरह ओपन कराते हो, तो आपका केवाईसी होता है, नो योर कस्टमर। तो यहाँ पर रिसेंटली अपडेट किया है नो योर कस्टमर नॉर्म्स फॉर पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है उनके लिए केवाईसी नॉर्म्स को अपडेट किया है। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए क्यों किया गया है क्योंकि ये रिकमेंडेशन दी थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मतलब FATF ने। अभी हम देखेंगे ये FATF क्या होता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। इसलिए जो रेगुलेटेड एंटिटीज मतलब बैंकिंग है, उनमें केवाईसी नॉर्म्स को अपडेट कर दिया है, नॉर्म्स को अपडेट किया है फॉर पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। किसने? RBI ने, बाय द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन के बाद। क्या बोला है? तो इसमें तो ये बात कही गई है कि केवाईसी में कुछ डायरेक्शंस की बात की गई है। अगर कोई भी व्यक्ति, देखो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, किसी बड़े नेता का कोई खास व्यक्ति है, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऊंचे पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, या फिर किसी फॉरेन कंट्री में वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके अंडर में कोई काम करता है, उनके अंडर में कोई बड़ा अधिकारी है, तो वो सारे लोग जो मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हैं वो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन कहलाते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल हु आर और हैव बीन इंटरेस्टेड विद अ प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शन बाय द फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री में जो फिगर्स होते हैं जैसे कि हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट, सीनियर पॉलिटिशियन, सीनियर गवर्नमेंट एंड जुडिशियल ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट ओन कॉर्पोरेशंस, ये सारे इसके सारे कौन कहलाते हैं? आपके पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन कहलाते हैं, और इनके ही लिए केवाईसी के लिए नॉर्म्स को अपडेट किया गया है बाय द RBI। इसके अलावा RBI ने कहा है जो रेगुलेटेड एंटिटीज मतलब हमारे बैंक्स वगैरह हैं वो एडिशनल इंफॉर्मेशन उनके बारे में रखेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे कांटेक्ट में कोई पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है और उसका कोई ब्लैक मनी है फॉर एग्जांपल, और उसने मुझे कहा कि तुम तो मेरे दोस्त हो, एक काम करो तुम बैंक में जाओ, अकाउंट खुलवा लो और मेरा ब्लैक मनी अपने अकाउंट
अकाउंट पे रख लेना, इस तरीके से वो वाइट तरीके का दिखेगा, ठीक है, ऐसा उसने बोला। तो अगर मैं गई बैंक और मेरा KYC हुआ तो ये बैंक्स को एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि मेरा ओनर कौन है या मुझे फंडिंग आ रही है तो मुझे मेरे अकाउंट में पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बैंक्स को रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अगली बात, अगर आप कोई भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ अगर पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन का अकाउंट खोलती है तो उसको आपको सोर्स ऑफ फंड पता होना चाहिए और जो सीनियर मैनेजर है उसकी परमिशन या अप्रूवल इम्पॉर्टेंट है, तभी यहाँ पर पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन का अकाउंट उस पर्टिकुलर रेगुलेटेड एंटिटी में ओपन किया जाएगा। क्लियर, ये बातें यहाँ पे कही गई हैं। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होता है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा, FATF का फॉर्मेशन 1989 में हुआ था ड्यूरिंग द G7 समिट इन पेरिस। अब कई सारे जो पॉलिटिकल पर्सन होते हैं या फिर कंट्रीज़ होती हैं, कंट्री के लोग होते हैं, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में फंडिंग करने का काम करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग को रोकने के लिए, उन पे नज़र रखने के लिए, उन कंट्रीज़ पे, उन लोगों पे नज़र रखने के लिए बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बनाया गया था, जो एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, ठीक है। तो काम समझ में आया, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फंडिंग को रोकना। अब इनकी दो लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट होती है और एक ब्लैक लिस्ट होती है, ठीक है। FATF में क्या इंडिया मेंबर है? आंसर है यस, इंडिया 2010 में FATF का मेंबर बना था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम अबाउट द REC। REC क्या होता है देख लेते हैं। स्टेट ओन्ड REC लिमिटेड has signed an initial pact with the Bank of Baroda to jointly offer loan for power, infrastructure and logistic project in India over the next 3 years। तो यहाँ पर जो REC लिमिटेड है, जो कि स्टेट ओन एक PSU कंपनी है, उसने एक इनिशियल पैक्ट साइन किया है BOB बैंक के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ विवेक कुमार देवगन जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है REC के, और देवदत्त चंद जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है बैंक ऑफ बड़ौदा के। तो यहाँ से एक आपका करेंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक भी तैयार हो जाता है कि BOB के CMD कौन है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो देवदत्त चंद है। इन दोनों के बीच में एक MOU साइन किया और जो भी REC के प्रोजेक्ट हैं, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट, उनके लिए एक सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? BOB प्रोवाइड करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। इस तरीके का ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे रिसेंटली कुछ और MOU साइन किए गए थे बैंकिंग सेक्टर में, जैसे कि देखेंगे नाबार्ड एंड ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक जॉइंटली लॉन्च किया था क्लाइमेट एक्शन इनिशिएटिव, किसकी मदद से? विथ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन क्लाइमेट एक्शन इनिशिएटिव लॉन्च किया था। SBI ने $175 million LOC विथ वर्ल्ड बैंक साइन किया था रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट के लिए, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। वैसे ही कोटक महिंद्रा बैंक ने पार्टनरशिप की थी IIT कानपुर के साथ टू लॉन्च कोटक स्कूल फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो ये रिसेंट में कुछ और MOU साइन किए गए थे। अभी हमें बात करना है अबाउट द REC। REC क्या होता है, आइए इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। REC का मतलब है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ठीक है। ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है और इसे महारत्न कंपनी का स्टेटस दिया हुआ है। तो REC एक महारत्न कंपनी है, आपको याद रखना है, महारत्न कंपनी का स्टेटस REC को दिया गया है, ठीक है। REC एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मतलब NBFC, जिसका फॉर्मेशन 1969 में हुआ था, और फाइनेंसिंग मतलब पावर सेक्टर में फाइनेंसिंग करने का काम, पावर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए ये मदद करती है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करती है, ठीक है। नोडल एजेंसी आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पावर है। अब मिनिस्ट्री ऑफ पावर के कई सारे जो स्कीम्स होती हैं उसकी नोडल एजेंसी भी REC है। जैसे आप लोग ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी फंड, ये जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ पावर के कुछ स्कीम्स हैं, इसकी नोडल एजेंसी कौन है? REC है। REC ही ये सब देखने का काम करती है। अब जैसे कि मैंने कहा कि REC एक महारत्न कंपनी है, तो किसी कंपनी को महारत्न स्टेटस कैसे दिया जाता है और ये कॉन्सेप्ट आया कब? तो 2010 में 2010 में ये कॉन्सेप्ट आया था अबाउट द महारत्न कंपनी,
ठीक है। जो यूनियन गवर्नमेंट की मेगा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, ग्लोबल जाइंट बन सकती हैं, उन्हें महारत्न स्टेटस देने की बात की गई थी 2010 में, ठीक है। और ऐसी सारी कंपनीज जिसमें गवर्नमेंट का जो स्टैक या शेयर है वो 51% या उससे ज़्यादा हो, ठीक है, उन कंपनीज को महारत्न स्टेटस दिया जाता है। महारत्न स्टेटस देने के लिए कंपनी के पास देखिए मोर देन 5,000 करोड़ रुपीस नेट प्रॉफिट होना चाहिए लगातार 3 साल, 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में 5,000 करोड़ रुपीस नेट प्रॉफिट होना चाहिए। एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपीस होना चाहिए फॉर 3 इयर्स, ठीक है। और एवरेज एनुअल नेट वर्थ 15,000 करोड़ होना चाहिए फॉर 3 इयर्स। तो ऐसी कंपनीज को महारत्न स्टेटस दिया जाता है। जिन कंपनी को महारत्न स्टेटस दिया जाता है उनको पहले नवरत्न स्टेटस होना चाहिए। तो मतलब प्रमोशन होता है ना, जैसे कि एक एक रैंकिंग बढ़ती, वैसे अगर कोई कंपनी नवरत्न कंपनी है तो वही आगे जाके महारत्न कंपनी बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहाँ पर आया है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ इंडियाज जीडीपी फॉर 2023-24। अच्छा, 1 फरवरी को क्या होगा? 1 फरवरी को बजट आएगा, ठीक है। तो बजट के पहले आता है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ इंडिया जीडीपी, जिसमें कुछ एस्टिमेशंस बताए जाते हैं कि करेंट ईयर में नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी का क्या रहा, अलग अलग सेक्टर किस तरीके से ग्रोथ करेंगे, और इसी एस्टिमेशन का उपयोग फिर बजट में भी किया जाता है। इसका डेटा बजट में इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पे जो आपका एडवांस एस्टिमेशन है वो 2 बार आता है, एक बार जनवरी में आता है 1 जनवरी को, और एक बार फेब में आएगा, ठीक है, एक बार फरवरी में आएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें। तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन ऑफ इंडियाज जीडीपी फॉर 2023-24 आया है। अब इसको कौन लेकर आता है? तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की एक बॉडी है जिसका नाम है NSO, मतलब नेशनल स्टैटिकल ऑफिसर, ठीक है। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO एक बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काम करती है, और इन्हीं ने ही रिलीज किया है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24। ये जो एस्टिमेशन आता है ये करेंट प्राइस और बेस ईयर दोनों में आता है। करेंट प्राइस मतलब आपका इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है, और बेस प्राइस क्या होता है 2011-12 आपका बेस प्राइस है। तो दोनों के साथ कंपेयर करते हुए कि 2011-12 के कंपैरिजन में इस फाइनेंशियल ईयर में कितनी ग्रोथ हुई, और अभी करंट आपके प्राइस रेट के हिसाब से कितना एस्टिमेशन किया जा सकता है नेक्स्ट ईयर। मेरी बात समझ, अगले फाइनेंशियल ईयर में आपकी कितनी ग्रोथ होगी करेंट ईयर के हिसाब से और बेस ईयर के हिसाब से। दोनों एस्टिमेशन बेसिकली इस एस्टिमेशन रिपोर्ट में दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन आया है जिसमें जीडीपी और नेशनल इनकम की बात की गई है, ये आपके कांस्टेंट जो बेस प्राइस है और करेंट प्राइस दोनों पे बातें की गई हैं। आप इस एक चार्ट को देख पा रहे होंगे, इसमें भारत की जीडीपी के बारे में बताया है कि भारत की जीडीपी ठीक ठाक चल रही थी, ग्रो कर रही थी, लेकिन 2020 और 21 में आप देखो -5.8 हो गई बिकॉज ऑफ द कोविड, आपको पता है। उसके बाद भारत की जीडीपी फिर से इंक्रीज करना शुरू की और 2021-22 में भारत की जीडीपी देखो 9.1% हो गई थी। और 2023-24 ये जो फाइनेंशियल ईयर है अभी चल रहा है, आपको पता है ना। 2023-24 जो फाइनेंशियल ईयर है कब से शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ था और आपका यहाँ पे 2024 तक चलेगा। अभी मतलब ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में आप देखो 7.3% आपकी जीडीपी है, 7.3%। आइए हम कुछ एस्टिमेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ बताई है रियल जीडीपी में 7.3%, ठीक है। द ग्रोथ रेट इन रियल जीडीपी ड्यूरिंग द 2023 एंड 24 फाइनेंशियल ईयर एस्टिमेट है 7.3%, जो कि पास्ट में अगर आप देखेंगे 2022-23 के कंपैरिजन में 7.2%, मतलब 0.1% ज़्यादा है। तो याद रखना है आपको कि रियल जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कितना एस्टिमेट की गई है? 7.3% की गई है। इस डाटा को याद रखना है। पहली बार ये जो एडवांस एस्टिमेशन इंट्रोड्यूस हुआ था वो 2016-17 में हुआ था बजट एक्सरसाइज को हेल्प करने के लिए। 2016-17 में पहली बार एडवांस जो एस्टिमेशन है वो दिया गया था। किस लिए? कि बजट को बनाने में सहूलियत हो जाए, उसके सिस्टम को तैयार करने के लिए। ठीक है, इतनी चीज़ें ओके।
अब अगली बात करते हैं, ये जो रिपोर्ट है जैसा कि मैंने कहा 2 बार पब्लिश होगी, एक बार तो अभी जनवरी में पब्लिश हुई। अगला जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेशन आएगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24, ये कब रिलीज होगा? ये 29 Feb 2024 को रिलीज होगा। जनरली 28 फरवरी को रिलीज होता है, लेकिन इस बार लीप ईयर है इसलिए 29 फरवरी को सेकेंड एस्टिमेशन आएगा। ठीक, इतनी चीजें। तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन क्या है? आर एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी ओवर द पास्ट 7 मंथ में भारत ने किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ की है, क्या परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है, उसके आधार पे इस रिपोर्ट को एस्टिमेट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। ठीक है, ओके। अप्रैल से मार्च तक के लिए इसको, मतलब अप्रैल से मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है ना, इसलिए इसे हम एडवांस एस्टिमेशन के नाम से जानते हैं। अब आप इस रिपोर्ट को, एक्चुअली ये पीआईबी का रिपोर्ट है, छोटा छोटा सा, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा। देखिएगा यहाँ पर अगर आप ये जीडीपी लिखा हुआ है, ये है जीडीपी, तो जीडीपी इन्होंने कहा है कि 2022-23 में कितना 160 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं बता देती हूँ कितना लिखा हुआ है, 160 लाख करोड़ लिखा है, 160 लाख करोड़ लिखा, और यहाँ पर लिखा है 171 लाख करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है यही है आपका 7.3%। मतलब 2023-24 में आपका जो जीडीपी राइज हुआ है वो कितना हुआ है? 172 लाख करोड़ हुआ है। बात समझ में आई? यही बात यहाँ पर लिखी है कि 2022-23 में 160 लाख था, 2022-23 के बाद 23-24 में 171 हो गया। तो यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंट है यही 7.3% बताया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें, ओके। ये तो हो गया आपकी बातें। अब नॉमिनल जीडीपी करेंट प्राइस पे अगर लिख ली जाए, तो ये तो बेस प्राइस पे थी 2011-12 के कंपैरिजन में, 2011-12। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नॉमिनल जीडीपी के बारे में, मतलब करेंट प्राइस के बारे में 2023-24। तो 2023-24 में अगर एस्टिमेट किया है 296 लाख करोड़, यहाँ पर एस्टिमेट की गई है भारत की जीडीपी। ठीक है, 296.58 लाख करोड़ 2023-24 में नॉमिनल जीडीपी एस्टिमेट की गई है भारत की। डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। हमारा जो जीबीए एक्सपेक्ट किया गया है वो देखो पहले स्लाइटली डिक्रीज फ्रॉम 7% टू 6.9%। हमारा जो जीबीए था वो 6.9% हो गया है, पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। फिजिकल डिपिसिट मतलब राजकोषीय घाटा, तो यहाँ पर बोला है कि 5.9% ऑफ जीडीपी, और ये लगभग 6% तक हो जाएगा। तो मे एक्सीड द टारगेट ऑफ 5.9% ऑफ जीडीपी रीचिंग अराउंड 6%। तो हमारा फिजिकल डिपिसिट या राजकोषीय घाटा लगभग 6% रहेगा। अब यहाँ पे जो जीबीए है वो ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो प्रोजेक्ट है उनमें 6.3% रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जीबीए हमारा 6.5% रहेगा, और माइनिंग सेक्टर में हमारा जीबीए जो है वो 8.1% रहेगा। अभी जीबीए क्या चल रहा है ज़रा देख लेते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड, मान लेते हैं कि मैंने एक पेन बनाया या एक कोई प्रोडक्ट बनाया, और उस प्रोडक्ट बनाने में मुझे 100 रुपीज़ लगे। तो मैं भारत की नागरिक हूँ, भारत में कुछ भी मैं प्रोड्यूस करूँगी तो वो जीडीपी का हिस्सा है, क्योंकि हम इंडियन नेशनल हैं, और हम भारत की बाउंड्री के अंदर कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं तो वो एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी होता है। तो ये 100 रुपीज़ का जो प्रोडक्शन किया है मैं इसको मान लेती हूँ ये पार्ट ऑफ जीडीपी है। अब इस पेन को बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में कुछ रॉ मटेरियल लगा होगा, ऑब्वियस सी बात है, लगेगा यार रॉ मटेरियल। ठीक है, तो उस रॉ मटेरियल को आप माइनस कर दो, कई बार कुछ प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है ना, तो ये सब्सिडीज और आपका ये जो रॉ मटेरियल है इसको आप क्या कर रहे हो, बेसिकली यहाँ पर देखेंगे आप इसे माइनस करो। रुक जाओ मैं बताती हूँ। हाँ, ये देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और सब्सिडी प्रोडक्ट को आपने ऐड किया और टैक्सेस को प्रोडक्ट से रिमूव किया, तो यही आपका जीबीए कहलाता है। जीबीए को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं। ठीक है, कोई भी आप अमाउंट ऑफ गुड या सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, उसमें जो आपकी इनपुट या रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उसको आप माइनस कर दीजिए, आपके जो टैक्सेस हैं उनको माइनस कर दीजिए, और जो सब्सिडी अगर गवर्नमेंट दे रही है तो उसको ऐड कर दीजिए, तो जो प्रोडक्ट बचता है वही आपका जीबीए कहलाता है। जीबीए एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए बेसिकली बताया जाता है। तो इन्होंने यही बताया है यहाँ पे कि जीबीए ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए 6.3%, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप देखेंगे 6.5%, और माइनिंग के लिए 8.1% रहेगा।
तो GBA आपको क्लियर है कि GBA प्रोवाइड अ रुपी वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैव बीन प्रोड्यूस इन अ कंट्री माइनस द कॉस्ट ऑफ ऑल इनपुट एंड रॉ मटेरियल दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द प्रोडक्शन। तो GBA इज इक्वल टू GDP प्लस सब्सिडी ऑन द प्रोडक्ट माइनस टैक्सेस ऑन द प्रोडक्ट। क्लियर है? डन इतनी चीजें। और एनुअल और क्वार्टरली बेसिस पे NSO GBA बताता है अलग अलग प्रोडक्ट की। बेसिकली GBA 8 प्रकार की कमोडिटीज पे डिफाइन किया जाता है बाय द NSO, जैसे कि माइनिंग सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन है, या फिर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग। तो अलग अलग 8 कैटेगरीज हैं जिनके बारे में एस्टिमेशन NSO करता है ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस पे, और हमको GBA के बारे में बताता है। डन, ठीक है। अब यहाँ पे GDP और GNP क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है। GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब टोटल, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, आपकी गुड्स भी हो सकते हैं या आपकी सर्विसेज भी हो सकते हैं प्रोडक्ट। और डोमेस्टिक मतलब विद इन कंट्री। तो भारत की बाउंड्री के अंदर जितने लोग रह रहे हैं, चाहे वो इंडियन हो, फॉरेनर हो, चाइनीज हो, रशियन हो, कोई भी हो, तो जितने लोग भी भारत की बाउंड्री के अंदर रह रहे हो और वो जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं गुड्स एंड सर्विस में, वही आपका GDP कहलाता है। ठीक है, वही आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है GNP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस मतलब तो टोटल हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट अगेन आपकी गुड्स हो सकते हैं या सर्विसेज हो सकते हैं। अब नेशनल, तो इंडियन नेशनल जो प्रोड्यूस करे, इंडियन नेशनल की जो गुड्स एंड सर्विस है वही आपका GNP कहलाता है। अब इंडियन नेशनल, अब यहाँ पर देखिए मैंने बोला कि विद इन हमारी बाउंड्री में कई सारे यहाँ पर इंडियन होंगे, लेकिन कुछ फॉरेनर्स भी तो होंगे। ठीक है, उन फॉरेनर्स को इंडियन से माइनस कर दो, तो इंडियन को हमने माइनस कर दिया फॉरेनर्स से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सारे हमारे जो देश के लोग हैं वो विदेशों में रहते हैं, अमेरिका, कनाडा, अलग अलग कंट्रीज़ में भी इंडियन रहते हैं और वो वहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो उन इंडियंस को भी अब हमें इंक्लूड करना है। तो फॉरेन इंडियन जो आउटसाइड रह रहे हैं या बाहर की कंट्रीज में रह रहे हैं, उनको आप ऐड कर दो। तो इंडियन जो आउटसाइड इंडिया में रह रहे हैं, भारत में रहने वाले इंडियन, और माइनस हमने क्या कर दिया यहाँ पे जो भारत में फॉरेनर्स रह रहे थे, इसको ही हम GNP बोलते हैं। मतलब टोटल इंडियन जो विद इन इंडिया की बाउंड्री में या किसी दूसरी कंट्री में इंडियन रह रहे हैं और गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारा GNP है। और GDP क्या है? सिर्फ बाउंड्री के अंदर जो भी लोग हैं, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो, वो आपका GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो GNP हम कैसे निकाल सकते हैं कि GNP इज इक्वल टू GDP प्लस इनकम मेड बाय द फर्म और सिटीजन अबॉर्ड, मतलब जो फॉरेन में रह रहा है, माइनस जो फॉरेन फर्म हमारी कंट्री के अंदर है। यही तो बात हुई ना। GNP क्या हो जाएगा? GNP यही हो जाएगा। देखो GDP क्या होता है? GDP है जितने भी इंडियन और फॉरेनर हमारी कंट्रीज में रह रहे हैं, वो आपका GDP है। ठीक है, GNP क्या हो जाएगा? इंडियन तो ठीक है, फॉरेनर को माइनस कर दो, इंडियन तो ठीक है, फॉरेनर को माइनस कर दो, और जो इंडिया के बाहर इंडियंस हैं उनको ऐड कर दो। तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना कि GDP थी हमारी, GDP में हमने माइनस कर दिया फॉरेनर्स को और आउटसाइड इंडियन को जोड़ दिया, तो ये आपका GNP हो जाएगा। तो GNP, GDP और GVA हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है वियतनाम। सो वियतनाम की एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी है जिसका नाम है फिनफास्ट। उसने बोला है हम $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे तमिलनाडु में और एक EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फैसिलिटी को तैयार करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फैसिलिटी तैयार कहाँ हो रही है? तमिलनाडु में हो रही है। सपोर्ट कौन कर रहा है? आंसर हो जाएगा वियतनाम की एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी है जिसका नाम है फिनफास्ट ऑटो लिमिटेड। इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हम तमिलनाडु में एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल फैसिलिटी ओपन करेंगे और हम इन्वेस्ट करेंगे $2 बिलियन। $2 बिलियन। पहले फेज में हम $500 मिलियन देंगे और फिर नेक्स्ट फेज में, ऐसा मतलब 5 ईयर का प्रोजेक्ट है उनका, तो 5 सालों में हम $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फैसिलिटी तमिलनाडु में तैयार करेंगे। इस फैसिलिटी की अगर हम कैपेसिटी के बारे में बात करें तो 1,50,000 इलेक्ट्रिकल व्हीकल एनुअली, हर साल 1,50,000 EV मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को तैयार करेगी ये पूरी फैसिलिटी। ठीक है, जिससे हमारा जो इंडिया का एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ऑब्वियस सी बात है, और इंडिया का जो टारगेट है नेट कार्बन एमिशन को 0 करना है 2070 तक, तो वो भी टारगेट अचीव करने में थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट SBI ने लॉन्च किया है ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट। ठीक है, ग्रीन
रुपी टर्म डिपॉजिट किस बैंक ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द लार्जेस्ट बैंक इन द कंट्री, हैज इंट्रोड्यूस अ स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम जिसका नाम है SBI ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट। आप लोग FD वगैरह कराते हैं, FD का अपने एक टेन्योर होता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद आपका जो पैसा है FD में, उस पर आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। बस उसी तरीके से स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम जिसका नाम SBI ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट है, इसे लॉन्च की गई है बाय द SBI। ठीक है, जिससे जो लोग हैं एनवायरनमेंट के जो डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अपना कंट्रीब्यूट कर सकें, उसमें अपना कंट्रीब्यूट करें। जैसे कि कोई एक हमने FD करा ली, एक टर्म डिपॉजिट हमने करा लिया 10 सालों के लिए, और हमारा जो पैसा है वो किसी एनवायरनमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में जा रहा है, उसके 10 साल बाद जब हम पैसा निकालेंगे तो उस पर हमको SBI इंटरेस्ट देगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन ऐसा रेंडमली नहीं है, जो यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट का ईयर बताया गया है वो देख लेते हैं। यहाँ पे 3 टेन्योर है या 3 आपके फिक्स डिपॉजिट के टर्म है, 1 ईयर मतलब डेज, 1 डेज और 2 डेज। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और रिटेल डिपॉजिट और बल्क डिपॉजिट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग डिफाइन किया है। कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कौन यहाँ पे इन डिपॉजिट में इन्वेस्ट करेगा? तो कोई भी इंडिविजुअल जो इंडिया का रहने वाला है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती है, कोई NRI भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट है NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है UPI पे नाउ। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है UPI पे नाउ, जो कि रेमिटेंस के लिए लॉन्च किया है, जो अलाउ करता है सिंगापुर में जो इंडियन रह रहे हैं और वो भारत में पैसा भेजना चाहते हैं। तो रेमिटेंस क्या होता है? जो भारत के लोग भारत के बाहर विदेशों में रहते हैं और इंडिया में जो पैसा भेजते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका रेमिटेंस कहलाता है। तो इंडियन जो है वो अभी इजीली रेमिटेंस को रिसीव कर सकेंगे फ्रॉम द सिंगापुर यूजिंग द UPI पे नाउ। इसको NPCI ने इंट्रोड्यूस किया है। ओके, चलिए अब वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट देख लेते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट लास्ट क्लास में हमने देखी थी, आज हम वर्ल्ड बैंक पे चर्चा करेंगे। ग्लोबल इकोनॉमिक रेजिलियंस एमिड डार्क आउटलुक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। सो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पब्लिश हुई और इसमें बताया है कि लगातार आप यहाँ पे देखेंगे पूरे वर्ल्ड की जो ग्रोथ है वो लगातार तीसरी साल भी स्लो डाउन रहेगी। ओके, 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में भी पूरे वर्ल्ड की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन रहेगी 2024 में, ऐसा वर्ल्ड बैंक कहता है। लेकिन इंडिया ग्रोथ करेगा। इन्होंने कुछ डेटा प्रोजेक्ट किया है, जैसे कि वर्ल्ड ग्रोथ 2.6% थी 2023 में, 2.4% रहेगी 2024 में। तो ये 2.4, ये आपका 24 याद रखना आसान है, 2.4% 2024 में और 2.7% रहेगी 2025 में। ठीक है, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.3% थी 2023-24 इस फाइनेंशियल ईयर में, एंड 25-26 में भारत 6.5% पे ग्रोथ करेगा। तो इंडिया की ग्रोथ भी बताई है इन्होंने और वर्ल्ड ग्रोथ को भी एस्टिमेट किया है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने। नेक्स्ट बात करेंगे, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने एक्वायर कर लिए 100% स्टैक इन कैपिटल फूड फॉर 5100 करोड़ रुपीज़ में। अब यहाँ पे आप लोग ने वो चिंग सीक्रेट, चिंग सिजवान चटनी, स्मिथ एंड जोन्स के बारे में सुना होगा ना। ये सारे ब्रांड किसके अंदर हैं? ये कैपिटल फूड के ही हैं। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने रिवील किया है कि वो 100% स्टैक परचेज कर रहे हैं। किसके? आंसर हो जाएगा कैपिटल फूड के। ठीक है, जिसके लिए 5100 करोड़ रुपए में डील साइन हुई है। अभी पहले फेज में 75% इक्विटी को एक्वायर करेंगे और रिमेनिंग जो 25% इक्विटी है वो नेक्स्ट 3 ईयर में एक्वायर कर ली जाएगी। ठीक है, ये बात टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के द्वारा अनाउंस की गई है। अब बात करते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्रालय के बारे में। क्या इन्होंने कहा है? रक्षा मंत्री अप्रूव्ड प्रपोजल टू लॉन्च ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम फॉर कॉजल लिबरल इंगेज बाय द BRO। अब BRO का काम क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम, हमारे जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर करना, उनमें ब्रिज बनाना, रोड बनाना। तो रोड या ब्रिज बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है मजदूरों की, लेबर की ज़रूरत होती है।
ठीक है। तो ये जो लेबर काम कर रहे हैं तो इनको कई बार कुछ इंजरी हो जाती है, कई बार किसी की डेथ भी हो जाती है, तो ऐसे केसेस में इनको कैसे बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए, इसलिए यहाँ पे रक्षा मंत्रालय ने अप्रूव किया है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम इन वर्कर्स के लिए जो BRO के प्रोजेक्ट में काम करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। ये जो प्रोवाइड करेंगे ये 10 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर डेथ हो जाती है तो ये पैसा उनके जो बिलोंगिंग्स हैं, उनकी जो फैमिली है उनको दिया जाएगा। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है या ट्रांसपोर्टेशन जो अलाउंसेस हैं वो भी दिए जाएंगे इन वर्कर्स को। इसके अलावा जो अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार होता है तो अंतिम संस्कार के लिए भी जो 1000 रुपीज़ पहले दिए जाते थे फ्यूनरल के लिए, उसको बढ़ा के 10,000 रुपीज़ करने की बात की गई है। और अगर किसी व्यक्ति की जो BRO के प्रोजेक्ट में काम कर रहा है उनकी डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली को एडवांस में ही 50,000 रुपीज़ दिए जाएंगे इमीडिएट, अगर इन केस ऑफ द डेथ। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई है। अब एक और डेटा पब्लिश किया गया है इंडियन गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। क्या डेटा पब्लिश किया है? टॉय। हमारी कंट्री में अब टॉय का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होने लगा है, इसलिए बोला है कि टॉय इंपोर्ट डाउन 52% एंड एक्सपोर्ट अप टू 239% इन 8 ईयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि हमारी कंट्री में जब से टॉय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बनी हैं, हमने अपने देश में 52% इंपोर्ट कम कर दिया है टॉय का, जबकि 239% हमारा एक्सपोर्ट लास्ट 8 ईयर में बढ़ गया है। ये बात इन्होंने बताई हुई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जिसके कारण क्या है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ टॉय डोमेस्टिक मार्केट में इम्प्रूव्ड हुई है। अभी तक हम क्या करते थे, जनरली चाइना और दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने का काम करते थे टॉय। ठीक है, द इंफॉर्मेशन हैज़ कम आउट इन द स्टडी ऑन सक्सेस स्टोरी ऑफ टॉयज मेड इन इंडिया, जो कि इस स्टोरी को पब्लिश किसने किया था, इस स्टडी को या इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ ने। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ की जो रिपोर्ट थी सक्सेस स्टोरी ऑफ टॉय मेड इन इंडिया, इसी रिपोर्ट का डेटा को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने इस डेटा को पब्लिश किया है कि 52% हमारा जो इंपोर्ट है वो डाउन हुआ है एंड 239% हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है इन 8 ईयर्स। और क्या क्या हाइलाइट्स थे इस लखनऊ वाली रिपोर्ट में, तो इस लखनऊ वाली रिपोर्ट में हाइलाइट्स दिए गए थे कि हमारी कंट्री में लास्ट 6 ईयर में जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो डबल हुई हैं जहाँ पे टॉय की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो डिपेंडेंस है इंपोर्टेड गुड्स पे वो भी रिड्यूस हुई है 33% से 12%। इसके अलावा हमने जो ज़ीरो ड्यूटी मार्केट क्रिएट किया है जिससे हमारे डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी आउट ऑफ द कंट्री उनके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हुई है, तो आज हम UAE ऑस्ट्रेलिया में भी अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। इंडिया की अगर बात करें तो अगर आप चाइना और वियतनाम के बाद 3rd नंबर पे आपको इंडिया टॉय के लिए एक हब के रूप में देखने को मिलेगा। चाइना अभी भी 1st नंबर पे है। नेक्स्ट बात करेंगे MSCI EM इंडेक्स के बारे में। ठीक है, इमर्जिंग मार्केट बेसिकली इंडेक्स है कि कौन सा कंट्री एज अ इमर्जिंग मार्केट निकला है जहाँ पे लोगों का ध्यान जा रहा है, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, FDI ज़्यादा आ रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा डेटा यहाँ पे पब्लिश किया गया है और इंडिया जो है वो 2nd नंबर पे आया है एज अ इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। इंडिया ने वियतनाम को पीछे छोड़ दिया है और इंडिया 2nd नंबर पे है, तो 1st नंबर पे है चाइना। आप देख सकते हैं इस इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इंडिया का ग्रोथ आप 17.1%, ताइवान 15.8%, जबकि चाइना 26.6%। तो 1st पे चाइना, 2nd पे इंडिया एंड 3rd नंबर पे आपको ताइवान देखने को मिलेगा एज अ इमर्जिंग मार्केट। ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग 2nd नंबर पे है बिहाइंड द चाइना एज अ मोस्ट प्रॉमिसिंग इमर्जिंग मार्केट इन द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन। ठीक है, कितना रह गया है देखो, तो 2015 के कंपैरिजन में पहले 7% था, वही 17.1% आपको देखने को मिलेगा। 8 ईयर में इतना जंप आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी एक रिपोर्ट बताई है और कहा है कि 2023 में लगभग 8.5 करोड़ लोगों ने NSE में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
इन्वेस्टर बेस ग्रो टू 8.5 करोड़ इन 2023 और सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर आए हुए हैं वो महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र के लोगों ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश एंड देन गुजरात आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे एक्टिव मार्केट जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं एनएसई में, वो मार्केट महाराष्ट्र का आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में टोटल 1.59 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट किया है एनएसई में। सेकेंड नंबर पर यूपी एंड थर्ड नंबर पर गुजरात है। ये रिपोर्ट किसने दी है? हमें आशीष कुमार चौहान ने दी है। और आशीष कुमार चौहान कौन है? मैनेजिंग एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एनएसई के। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि एनएसई के मतलब सीएमडी कौन है? आशीष कुमार चौहान है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बीएसई के चेयरमैन रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है सीआरआर का मतलब क्या होता है इन द टर्म्स ऑफ इंडियन बैंकिंग? तो सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो बीएसई के चेयरमैन और सीआर का फुल फॉर्म क्या है, ये दोनों बातें आप देंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी बातें हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।